नमस्कार, आपका स्वागत है स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र सीतापुर पहुंचे, जहां उनका पहला पड़ाव ऐतिहासिक मंगरैलगढ़ रहा। मुख्यमंत्री ने मंगरैलगढ़ देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर दौरे की शुरुआत की। मंदिर परिसर में उन्होंने बेल का एक पौधा भी रोपा है। मान्यता है कि वनवास के लिए जाते हुए भगवान माता सीता और लक्ष्मण मंगरैलगढ़ भी पहुंचे थे और आज मुख्यमंत्री मंगरैलगढ़ में स्थित मातृ छाया आवासीय संस्कृत विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अध्ययनरत बच्चों से मुलाकात की। बच्चों ने गुलमोहर फूल का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। स्कूल की बच्चियों ने स्वागत गीत गाए। बच्चों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री ने स्कूल का निरीक्षण कर जरूरी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जब यहाँ आया हूँ तो कुछ न कुछ दे के जाऊँ तभी तो बनी, है ना। तो मंगरैलगढ़ से भौरा डांव मंदिर होते मान नदी तक के मुख्य सड़क, है ना, ओकर स्वीकृति और मंगरैलगढ़ मान नदी में एनी तक ओकरो स्वीकृति और प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल के भवन के लिए नवा भवन के भी स्वीकृति और ग्राम पंचायत खेल ग्राउंड निर्माण, खड़ा दोरना के अंदर सीसी रोड निर्माण और खड़ा दोरना में पेयजल समस्या दूर करने की व्यवस्था और केरजून पुलिस चौकी और सीतापुर में ऑडिटोरियम एक घोषणा कर रहा था और 2-3 पुल के बताया परीक्षण करा लेता हूँ निश्चित रूप से पुल कराया जाए। यहाँ की घेरा पर कहा तो फारेक वाले में थोड़ा देर तक फेंसिंग कर दे और यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के विकास के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए कहा कि कई बड़े स्कूल और कॉलेज बनाए जाएंगे, जिससे देश का युवा प्रगति की राह में सदैव आगे रहे। और यहाँ आया हूँ और कुछ दे के ना जाऊँ तो मुख्यमंत्री को रोज तो आना नहीं है, अगल बगल वाले भी देना है। तो सहारनपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा और यहाँ मिडिल स्कूल है उसको हाई स्कूल करने की, हाई स्कूल उन्नयन और यही जो साप्ताहिक बाजार के बारे में विधायक जी ने जो बात कही है, यहाँ शेड और चबूतरा निर्माण भी किया जाएगा। उसी प्रकार से शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लुंड्रा में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराएंगे। ग्राम धौरपुर में शासकीय महाविद्यालय की मांग अब हमेशा से कहते हैं प्रीतम राम जी में एक ही मात्र विधानसभा जहाँ कोई कॉलेज नहीं है, तो यहाँ धौरपुर में कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूँ। और वहाँ एसबीआई की शाखा खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी ताकि वहाँ लोगों को सुविधा मिले। धौरपुर में एसडीएम कार्यालय, विभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय की स्थापना भी की जाएगी। ग्राम पंचायत कुन्नी, ग्राम पंचायत रघुनाथपुर में उप तहसील की घोषणा, ठीक है। और ग्राम गगोली के पास मछली नदी के पास पुल निर्माण और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदारी लमगांव में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण की स्वीकृति और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करौली रघुनाथपुर। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के लिए ओबीसी रिजर्वेशन गले की फांस बन गया है। पुनर्विचार याचिका लगाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में पुनः संशोधन पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए 14 मई से अपना विदेश दौरा निरस्त कर दिया है। तो वहीं अदालती फैसले पर चुनाव कार्यक्रम के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है।
मध्य प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश करने वाले आतंकी संगठनों से अब एनआईए निपटेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब जल्द ही मध्य प्रदेश में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ब्रांच खुलेगी। साथ ही उन्होंने कोरोना पर भी जानकारी दी। पूर्ण प्रदेश में 45 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 20 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर गए। एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में 219 बचे हैं। जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ वो 7,763 लोगों का सैंपल हुआ है। संक्रमण दर हमारी वर्तमान में 0.58 है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.7 पर स्थिर बनी हुई है। वर्तमान में कोई भी 24 घंटे में पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। कुल 1 पुलिसकर्मी एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है संपूर्ण प्रदेश में वो 19,206 है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन जो हुआ है 11,81,23,007 लोगों को कुल वैक्सीनेशन हुआ। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ब्रांच अब मध्य प्रदेश में जल्दी खुल जाएगी। हमारे आतंकी संगठन जो हैं इन्वेस्टिगेशन इनका वो करेंगी, जैसे जेएमबी का उनके पास गया है, सूफा का उनके पास गया है। इस तरह के आतंकी संगठनों के लिए ये ब्रांच मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों के हितों के लिए ये सरकार का संकल्पित है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विषय सुप्रीम कोर्ट का बहुत गंभीरता से लिया है, इसलिए अपनी यात्रा को स्थगित कर मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण न मिलने के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, वो कानून नहीं लाए। कमलनाथ ने कहा कि संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकट पिछड़े वर्ग को देंगे। सुनिए। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य जंगल को खनन परियोजनाओं से बचाने के लिए ग्रामीणों की कानूनी लड़ाई को झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बुधवार को भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली ग्रामीणों की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इससे ही जुड़े एक मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और परसा केते कॉलराज को नोटिस जारी किया है। इनसे 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया। अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बुधवार को इस मामले में पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि हसदेव अरण्य जंगल नोगो एरिया घोषित था। इसमें परसा ईस्ट केते बासन खदान को दी गई अनुमति को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में ही रद्द कर दिया था। ट्रिब्यूनल ने भारतीय वन्यजीव संस्थान और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च से इस क्षेत्र में खनन के प्रभावों का विस्तृत अध्ययन करने को भी कहा था। हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने के लिए देश भर में विरोध शुरू हो गया। अब आम आदमी पार्टी ने कोल ब्लॉक आवंटन और जंगलों की कटाई के विरोध में 13 मई को दोपहर 12 बजे अवंतिकापुर में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसमें पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही प्रदेश भर के लोग एकत्रित होंगे। इस दौरान सभा और रैली कर
कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने कहा कि हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर में विरोध चल रहा है। इसके बाद भी राज्य और केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपना रही। प्रकृति और पर्यावरण की परवाह किए बिना सरकार कोयला उत्खनन का काम निजी हित में सौंपने जा रही है। विकास की आड़ में जंगलों को काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की सुरक्षा और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। संघर्ष की इस कड़ी में अवंतिकापुर में 13 मई को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सबसे बर्बर नक्सली हत्याकांड यानी झीरम घाटी कांड की नए सिरे से जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित नए आयोग के कामकाज पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर यह रोक लगाई गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 11 नवंबर 2021 को 2 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की ओर से 3 बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई है। इसमें वैधानिक दुर्भावना, पहली जांच आयोग की रिपोर्ट को 6 महीने के भीतर विधानसभा में पेश नहीं किया जाना और एक ही घटना को और मुद्दे को दोबारा जांच की अनुमति नहीं होना शामिल है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष जानने के बाद अगली सुनवाई तक आयोग के कामकाज पर रोक लगाई है। केंद्र सरकार के द्वारा एक एनआईए का गठन किया गया और एनआईए के द्वारा जांच की गई। राज्य सरकार के द्वारा एक कमीशन जस्टिस मिश्रा जी के उसमें बनाई गई एकल, और जस्टिस मिश्रा जी के द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की गई। जांच करने के बाद में उनका प्रतिवेदन आ गया है। प्रतिवेदन आने के बाद में छत्तीसगढ़ की सरकार की जवाबदारी है कि उस प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करें और विधानसभा में प्रस्तुत करने के बाद में उसकी जो परीक्षण हो उसको ओपन करें। आखिर इतना प्रयास हुआ, इतनी जांच हुई, इतना समय लगा, उसमें आखिर है क्या, ये छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है। तो इसलिए हमने कहा कि जब एक मामले में एक कमीशन जब बनाया गया और कमीशन जब जांच कर ली तो प्रतिवेदन वहाँ पर आना चाहिए। लेकिन आनन फानन जो सरकार अपने जवाबदारी से भाग रही है और आनन फानन में दूसरा कमीशन उन्होंने बना दिया और दूसरा कमीशन बना करके जांच उन्होंने प्रारंभ कर दिया। आखिर मुझे ये बताइए कि उस कमीशन के कानूनी वैधता क्या रहेगी। जब कमीशन कोई बनाया जाता है, प्रतिवेदन आता है, तो उस पर पूरे सरकार को गंभीरता के साथ में परीक्षण करानी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस जांच से छत्तीसगढ़ की सरकार घबराई हुई है, छत्तीसगढ़ की सरकार भयभीत है और उसके कारण में आनन फानन में बनाई है। इसलिए हमको कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट में जाने के बाद में माननीय न्यायालय ने 4 तारीख तक जो अभी कमीशन बनाए हैं उसके इंक्वायरी को उन्होंने स्टे कर दिया है। सरकार को नोटिस जारी किए हैं। सरकार की तरफ से जवाब आएगी और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया प्रारंभ। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के घर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मंत्री इंदर सिंह परमार की बहू सविता परमार ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना कला पीपल तहसील के पौंचानेर की है, जहां मंत्री इंदर सिंह परमार की बहू सविता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस मामले में एडिशनल एसपी टीएस बघेल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि सविता का विवाह इंदर सिंह परिवार के बेटे देवराज परमार से करीब 3 साल पहले हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अवंतिपुर बड़ौदिया है और उसमें एक नवविवाहिता की अस्वाभाविक मौत हुई है, जिसका पुलिस द्वारा पीएम कराया गया है, मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और उस मामले में राजपत्र अधिकारी जांच कर रहे हैं। जो भी जांच में तथ्य आते हैं उस अनुसार आगे निष्कर्ष निकाला जाएगा। क्या किसी तरह की प्रथम दृष्टया कोई कारण सामने है, किन कारणों से इस तरह की? अभी इसके लिए मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और उसके बाद ही ये जो प्रक्रिया होती है उसमें आगे जो तथ्य स्पष्ट होंगे कि मृत्यु किस कारण से हुई है उसकी जांच। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कोंडागांव में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह की वजह से भ्रष्टाचार माफिया राज के साथ ही घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार का एक स्वास्थ्य मंत्री आज प्रदेश के हर जिले में जा रहा, पर उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा, जिससे ये पता चलता है कि कांग्रेस में अंतर्कलह चल रही है। देखिए, कांग्रेस में भारी अंतर्कलह है और शुरू से ही अंतर्कलह है। और एक तरफ मुख्यमंत्री जी एक विधानसभा में लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनको भी जनता का भारी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। काहे कि 3.25 वर्षों में इन्होंने मतलब वादा खिलाफी किया है, कोई वादा पूरा नहीं किया है। आज खरगोन जिले में रामनवमी पर उपद्रव के दौरान तलवार लहराकर हिंसा फैलाने की कोशिश करने वाले आरोपी इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आरोपी दंगों के बाद से करीब 30 दिन से फरार था। पुलिस ने उसे 11 मई यानी कि आज गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि खरगोन उपद्रव वाले दिन तलवार लहराते हुए लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, साथ ही उसने दंगों को भड़काने की कोशिश की थी। हाँ, वो एक आरोपी इरफान जो है उसकी गिरफ्तारी कोतवाली द्वारा किया गया है और उसे न्यायालय में पेश करके उसका जुडिशियल रिमांड लिया गया है। सर, ये इरफान वही है ना जिसे आप पकड़ने गए थे, जिस दौरान आपको गोली लगी? हाँ, वो वही व्यक्ति है जिसने तलवार चलाते हुए जो है पब्लिक में घुसा था और जिसको पकड़ने। उज्जैन की महाकाल की नगरी में बीच शहर में स्थित रेलवे स्टेशन के शीर्ष पर लगा राष्ट्रीय ध्वज विगत कई दिनों से फटा हुआ है। बावजूद इसके स्टेशन प्रबंधन ने संज्ञान लेना उचित नहीं समझा। मंगलवार को जयपुर और अन्य जगहों से बाबा महाकाल के दर्शन नगरी में पहुंचे श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने संज्ञान लिया और मीडिया के माध्यम से स्टेशन प्रबंधन को जागरूक करने का प्रयास किया। जयपुर से श्रद्धालु ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो देश का गौरव है। स्टेशन उतरने पर देश के प्रति जो सम्मान की अनुभूति करवाता है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। ये तिरंगा ध्वज और ये लटका हुआ है, फटा हुआ है। तो ये रेलवे की जिम्मेदारी है कि सही ढंग से लगाए और व्यवस्थित ढंग से इसको लगाए, क्योंकि अगर इसका तिरंगे का अपमान करते तो पूरे देश का अपमान है। ये हमारे देश के लिए एक शर्मनाक बात है। जी सर, मैं यहाँ पे स्टेशन पे अपनी मिसेस को छोड़ने आया था, तो मैंने यहाँ पे देखा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो है कि फटा हुआ है। तो इस पर शासन, प्रशासन और रेलवे स्टाफ को देखना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है सीधा सच, जो कि शुभ नहीं है, एक अशुभ की भांति है। तो कृपया शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस पर थोड़ा ध्यान दें आप। कहीं ना कहीं स्टेशन मास्टर या जितने भी प्रबंधक रेलवे के हैं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? सर, होना चाहिए, पर इनको देखना। विश्व प्रसिद्ध बाबा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की अवंतिका नगरी उज्जैन में भी कई रहस्यों को अपने गर्भ में समेटे हुए हैं। मंगलवार 10 मई को आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर और अखंड हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत अतुलेशानंद सरस्वती महाराज उर्फ आचार्य शेखर द्वारा किए गए मस्जिद में शिव मंदिर होने के दावे पर दूसरे दिन बुधवार को पुरातत्व विभाग ने मुहर लगा दी है। मुहर ही नहीं, विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग ने राजा भोज के समय में मुगलों द्वारा आक्रमण के दौरान बिखरे अवशेष दिखाते हुए कहा कि ये वही स्तंभ है जो दानीगेट क्षेत्र में राजा भोज की पाठशाला को तोड़ने के बाद विभाग ने क्षेत्र से समेटे। और इसी बात का दावा आचार्य शेखर ने भी किया था कि दानीगेट क्षेत्र में जो बिना नींव की मस्जिद बनाई गई है, उसे राजा भोज की पाठशाला को तोड़कर बनाया गया है, जहां शिव मंदिर हुआ करता था। जो स्तंभ अवशेष आप दिखा रहे हैं, बेसिकली वो उनके स्थापत्य जो क्या हुआ कार्य है, वो शिल्पकला की दृष्टि से परमारकालीन है। लगभग 1000 वर्ष प्राचीन कहा जा सकता है। चूंकि उज्जैन से प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये राजा भोज और उदयादित्य के काल के हैं।
राजा भोज के काल में अनेक मंदिर हुआ करते थे, सरस्वती कंठाभरण जैसे यहाँ पर विश्वविद्यालय के भाग हुआ करते थे। तो जैन ग्रंथों में भी ये कहा गया है कि उज्जैन में भी सरस्वती कंठाभरण था और यहाँ पे राजा भोज के विश्वविद्यालय, जो धार का विश्वविद्यालय था राजा भोज का, उसका यहाँ पर एक भाग था जहाँ पर विद्वान रहा करते थे, वो संस्कृत की पाठशाला थी। तो इस प्रकार से डॉक्टर विष्णु सर वाकणकर साहब, जिनको पद्मश्री से नवाजा गया था माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब वो प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने पुरातत्व की खोज के लिए यह पद्मश्री प्राप्त हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि उज्जैन में राजा भोज के काल में सरस्वती कंठाभरण था और उसको लेकर उन्होंने शिप्रा नदी के तट पर दानीगेट क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य किया था और दानीगेट के क्षेत्र में उन्हें इस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए थे, यानी कि वहां पर जो एक मंदिर है उस मंदिर के आसपास नदी घाट से लेकर तो दानीगेट तक ये अवशेष प्राप्त होते हैं। इस अवशेष के बहुत सारे भाग जो नदी के दाएं छोर पर एक बने हुए स्तंभावशेष में देखने को मिलते हैं और अनेक स्तंभावशेष अनेक धर्मावलंबियों द्वारा एकत्रित करके उनको अनेक धर्मस्थल बना लिए गए हैं। पुरातत्वविद ने ये पुष्टि की है कि बिना नींव की मस्जिद पुरानी भोजशाला है। राजा विक्रमादित्य के जमाने के हमारे वंशज हुए, 11वें शासक हुए हमारे राजा भोज, उनके द्वारा एक संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी। उसमें शिव मंदिर था, गणेश जी की मूर्तियां थी। वो प्रमाणिक हो चुका है। पूर्व में भी वाकणकर जी ने भी इसको, पुरातत्वविद वाकणकर जी ने भी इसको बताया था कि ये पुरानी परमारकालीन है और ये हिंदुओं की संपत्ति है और यहाँ वेद पाठ होते थे, उनको मिलना चाहिए। हम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा एसपी और कलेक्टर को अवगत कराएंगे कि उनके माध्यम से ये जगह हमें मिले और हम कोर्ट के माध्यम से जाएंगे। धार की भोजशाला के लिए भी हम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने वाले हैं क्योंकि वो सरस्वती माता। नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गरवा, नरुवा, धुरवा, बाड़ी के तहत बनाई गई गौठान में कार्यरत समूह की महिलाओं के सामने मेहनताना के लाले पड़ गए। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गौठान योजना जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के कारण महिलाओं की आर्थिक दशा में बदलाव लाने में असफल साबित हो रही। वहीं महिलाओं के मुताबिक नगर पालिका परिषद द्वारा जामपदर मोहल्ले में संचालित गौठान में पिछले लगभग 2 साल से 14 समूहों की 32 महिलाएं कार्यरत रहीं, जो गोबर खरीदी के पश्चात वर्मी कंपोस्ट खाद सहित गोबर के दिए कंडे आदि गोबर के अन्य उज्जैन के केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन ने अनूठा कदम उठाया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार की सहायता से केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में कैदियों को पुरोहित बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण 1 माह तक चलेगा, जिसमें कैदियों को कर्मकांड, हवन, पूजन, यज्ञ और मंत्रोपचार विधि विधान के साथ सिखाया जा रहा है। इसके लिए पढ़े लिखे कैदियों का चयन किया गया है। कुल 105 कैदी चुने गए हैं, जिसमें से 15 महिलाएं और 90 पुरुष कैदी हैं। ये प्रशिक्षण आगामी 8 जून तक चलेगा। ये वैदिक संस्कृति में विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान बड़ा महत्व है। केंद्रीय कार्यालय जन पुरोहित प्रशिक्षण का शुभारंभ संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। 1 माह का प्रशिक्षण चलेगा। यहाँ पर आज आप संकल्प ले लें, उन्हें पूरा पुरोहित सिखाया जाए ताकि वो यहाँ से जब निकलते जाएं तो स्वाभिमान पूर्वक लेंगे, उनका सम्मान भी मिले और स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। जगत में बताया है कि उनको पुरोहित बनना है। जिस नगर में जाए, जिस बस्ती में जाए, जिस गांव में जाए, बस्ती नगर का कल्याणकारी काम करने में पूरा करें। इसलिए जन पुरोहित प्रशिक्षण का काम किया जाता है और आज शुभारंभ हो रहा है और अभी तक के शुरू के 8 जून तक चलेगा। 8 जून को समापन होगा, जब तक उनको पूरा ये संस्कार, संभाषण, थोड़ा बहुत गीत संगीत का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 महीने प्रतिदिन 1 बजे दोपहर से। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।